Welcome back, Ji. Now we are going to start with principles of compensation. And when we discuss principles of compensation, it would mean differences in pay should be based on differences in job requirements. ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एक हायरार्की में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर्स दे रहे हो, तो उनके सैलरी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो फर्क है, उनकी जॉब्स में भी उतना ही कॉरस्पॉन्डिंग फर्क वो होना चाहिए. ओके, दैट इज द मेजर थिंग जो कंपनसेशन पैकेज प्लान को डेवलप करते हुए हमें वो सोचनी है. नंबर 2, वेज एंड सैलरी लेवल शुड बी इन लाइन विद दोज प्रिवेलिंग इन द जॉब मार्केट. ठीक है, जाहिर है जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो, वहां के हालात और वाकयात, वहां की एवरेज सैलरीज, वहां की एवरेज वेजेस, वहां की इकोनॉमिक सिचुएशन, इन तमाम चीजों को हमें देखना पड़ेगा जब हमें कंपनसेशन पैकेज प्लान वो डेवलप कर रहे हैं. जैसा कि आप लोगों को बड़ा क्लियरली इस बात का अंदाजा होगा कि इस पैंडेमिक के दौरान जब बेशुमार जगह वो लॉकडाउन की सिचुएशन में चली जाती हैं, तो वहां पर लोगों को जॉब से ले ऑफ किया गया. ठीक है, पाकिस्तान में तकरीबन 3 मिलियन जॉब्स आर सपोजिटली जो कि कम हुई हैं इन दिस पैंडेमिक. ठीक है, 30 लाख अफराद जो हैं दे आर बेरोजगार. ओके, तो यू कैन वेल इमेजिन कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अब हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो किस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडस्ट्रीज को, कंट्रीज को, इकोनॉमीज को वो इफेक्ट कर रहे होते हैं. ओके, सो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर. जैसा भी हमने पहला पॉइंट देखा कि जितना फर्क उनकी जॉब का है, उतना ही फर्क उनकी सैलरी का भी वो होना चाहिए. और इसी मकसद के लिए हम आगे चलकर एक मेथड यूज करेंगे जॉब वर्थ और जॉब इवैल्यूएशन का. ठीक है, जिसमें इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि किस वर्थ की जॉब को कितना कंपनसेट वो करना चाहिए. और हायरार्की में जो 2 लेयर्स हैं, उन लेयर्स के दरमियान सैलरी का डिफरेंस वो कितना होना चाहिए. ठीक है, और दूसरी बात जो भी हमने यहां पर की है कि आप वेज एंड सैलरी लेवल की जब बात करोगे तो प्रिवेलिंग जॉब मार्केट की सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक आप कंपनसेशन डिजाइन वो करते हो. Number 3, follow the principle of equal pay for equal work. ठीक है, अगर एक जितना काम 2 लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों की जो कंपनसेशन हो वो भी एक जैसी होनी चाहिए. यही आपका इक्विटी का बेसिक असूल भी है. नंबर नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन. हमें इस बात का भी अंदाजा लगाना चाहिए कि तमाम लोगों की जो कैपेबिलिटी है वो एक जितनी नहीं होती. ठीक है, हर शख्स के जो KSAOs हैं, अब इस टर्म को अच्छी तरह याद रख लो. KSAOs stands for knowledge, skill, ability and other personality traits. वो किसी भी 2 लोगों के एक जैसे वो नहीं हो सकते. तो जब लोगों की एबिलिटीज फर्क हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस फर्क हैं, तो जाहिर है कि उनके कंपनसेशन, उनका रिवॉर्ड, उनके बेनिफिट्स, उनके इंसेंटिव्स, उसमें भी फर्क वो होना चाहिए. Likewise, the employees and trade unions should be involved in while establishing wage rates. ओके, तो जब कभी भी आप एक पूरा पैकेज प्लान डेवलप कर रहे हो, आपने न्यू कंपनसेशन पॉलिसी लॉन्च करनी है, आपने न्यू बेनिफिट पॉलिसी लॉन्च करनी है, तो उससे पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना वो जरूरी होगा. और जाहिर है कि आपके जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, आपके एम्प्लॉइज जिनके लिए डिजाइन कर रहे हो, और ट्रेड यूनियंस ऑब्वियसली आपको इफेक्ट वो कर सकती हैं. So there are lots and lots of powers with the trade unions, the collective bargaining agents, जो कि लीगली भी आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं अगर आप उनको अप्रोप्रिएटली सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, उनको कंपनसेट नहीं कर रहे हो, और अगर ये लग रहा है कि आपने हकूक की हक तलफी की है इन केस ऑफ लोगों को कंपनसेट करने में. इसके अलावा another major principle which you need to look at is the wages should be sufficient to ensure for the worker and his family reasonable standard of living. ओके, तो अगर वो जो पैसा कमा रहा है उससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को वो प्रॉपरली गुजार नहीं सक रहा है, तो या वो अनएथिकल और इलीगल वेज की तरफ चला जाएगा, या वो आपकी कंपनी, फैक्ट्री, कारखाना को छोड़ जाएगा. ओके, तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि the wages should be sufficient to ensure for the worker and his family reasonable standard of living. Next point देखिए, there should be a clearly established procedure for addressing grievances concerning wages. ओके, और अगर फर्ज करें कि लोगों को कुछ इतराजात है, सपोजिटली
हमारे पास एक डिस्कशन आएगी जिसमें हम दो तरह के एम्प्लॉइज का डिस्कशन करेंगे. वन आर नोन एज रेड सर्कल एम्प्लॉइज, अनदर आर नोन एज ग्रीन सर्कल एम्प्लॉइज. रेड सर्कल एम्प्लॉइज वो होते हैं जिनकी सैलरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद एस्टैब्लिश सैलरी स्ट्रक्चर से ज्यादा हो, और ग्रीन सर्कल एम्प्लॉइज वो लोग होते हैं जिनकी सैलरी या वेजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस्टैब्लिश सैलरी एंड वेजेस से कम हो. ओके तो अब अगर फर्ज करें कि कुछ इनइक्विटी एग्जिस्ट कर रही है, तो उस इनइक्विटी को टैकल करने के लिए आपके पास प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स वो क्या हैं. ठीक है, आप जस्टिस और फेयरनेस वो कैसे क्रिएट करोगे. So there should be a clearly established procedure for addressing grievances concerning wages. The next point, the next principle we have is the wage and salary structure should be flexible. ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश हो कि अगर कोई ज्यादा टैलेंटेड पर्सन आपके पास है, हाईली स्किल्ड पर्सन आपके पास है, जॉब रिलेटिवली कम जो है वो नोयत की परफॉर्म कर रहा है, तो क्या उसकी जो एक्स्ट्रा एजुकेशन है, जो उसकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, क्या उसको आपने कंपनसेट करना है या कंपनसेट नहीं करना है. तो दीज आर द थिंग्स जिसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना वो जरूरी है. इसके अलावा हमें फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए होती है? बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब की नीड्स डिफरेंट होती हैं. तो डिफरेंट नीड के लोगों को डिफरेंटली डील करने के लिए हमारे पास जो वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर हो, जो कंपनसेशन पैकेज प्लान हो, मैं बार बार ये एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का होना, उसमें एडेप्टेबिलिटी का होना वो जरूरी है. द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हम इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर देख रहे हैं, दैट इज वेजेस ड्यू टू एम्प्लॉइज शुड बी पेड करेक्टली एंड प्रॉम्प्टली. ठीक है, जैसे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले वो अदा कर देनी चाहिए. सो वेजेस ड्यू टू एम्प्लॉइज शुड बी पेड करेक्टली एंड प्रॉम्प्टली. तो जब उसने काम आपको पूरा परफॉर्म करके दे दिया, तो अब आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप उसको कंपनसेट वो कर दो. ठीक है, अगर वो सैलरीड पीपल है तो आपने जो तारीख अनाउंस की हुई है उस तारीख में उनकी सैलरी आ जानी चाहिए. अगर वो वेजेस के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, तो जब वो काम पूरा परफॉर्म कर लेते हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं या आवरली वेजर्स हैं, आप उनको उसके मुताबिक वो कंपनसेशन वो दे दें. तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन कंपनसेशन. इसी तरह बेटा, अ वेज कमेटी शुड रिव्यू एंड रिवाइज वेजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. फिर हमारे पास आपका सेमी एनुअली, बाई एनुअली, क्वार्टरली जो भी पॉलिसी आपके पास मौजूद है, उस पॉलिसी के मुताबिक अपनी कंपनी, फैक्ट्री, कारखाना, दुकान, जहां पे भी आप ऑपरेट कर रहे हो, एक वहां पर कोई वेज कमेटी हो. बेस्ड अपॉन ज़ाहिर कमेटी तो उस वक्त बनेगी कि जब ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मेशन है, जो उसका साइज है, इट इज लार्जर. लेकिन देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, एटलीस्ट एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर हो जिस मैकेनिज्म के जरिए हम वेजेस को, सैलरीज को, सारे के सारे जो पैकेज प्लान का हमारा स्ट्रक्चर है, पॉलिसीज हैं, उन सबको हम टाइम टू टाइम गो थ्रू वो कर सके. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो अभी आपसे मैं शुरू करने लगा हूं, और ये आपका मेजर जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने सेमेस्टर में करना है ग्रुप में, ये उसका भी एक मेजर पार्ट होगा. लिहाजा इस फ्लोशीट डायग्राम को तवज्जो से समझ लीजिएगा. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम एक जॉब को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक जॉब के हवाले से द स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट यू नीड टू डू जॉब एनालिसिस. ठीक है, अब जब एक जॉब को एनालाइज किया जाएगा तो उसमें दो मेन बातें आपके सामने आएंगी. वन इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, द अदर इज जॉब स्पेसिफिकेशन. ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन टॉक्स अबाउट हु. ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में अब अगर मैं उसको टेक्निकल एक्सप्रेशंस में लेकर आऊं, तो बेसिकली यू टॉक अबाउट TDRs, task, duties and responsibilities, and along with that you need to discuss KRA, KPA and KPIs. The KRA stands for key result area, KPA key performance area, KPI key performance indicators. ठीक है, जिसमें कि हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इंडिविजुअल जॉब टास्क असाइनमेंट्स तक वो लेकर आते हैं. सो एक जॉब में करना क्या है वो सब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होगा. Along with that, जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अभी शुरू के सेशन में बताया कि आप उसमें जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल के एस्पेक्ट्स को भी लेकर आ सकते हो डिजाइनिंग के वक्त. आप उसमें
जॉब डिजाइन के फैक्टर्स को भी लेकर आ सकते हो, जिसमें कि हम वर्कर एनालिसिस, टास्क एनालिसिस, एनवायरमेंट एनालिसिस, इन सब चीजों की बात करेंगे। तो ये सब चीजें कि रिक्वायरमेंट्स क्या है जॉब की, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जिस बंदे ने उसको परफॉर्म करना है, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। तो हु इज गोइंग टू परफॉर्म, और उस हु के पास KSAOs क्या होंगे, उसकी नॉलेज, उसके स्किल्स, उसकी एबिलिटी, उसके अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो क्या क्या होंगे। जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज वुड कंप्राइज ऑफ 3 E's, ठीक है, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड एक्सपोजर। When we talk about skills, तो इसका मतलब हम 3 बेसिक स्किल्स ले सकते हैं, टेक्निकल, कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन। When we talk about abilities, तो उसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज, उसकी फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज, और अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स में ऑब्वियसली उसके जो पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हैं, वो इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, उसकी MBTI स्कोर क्या है, उसके बिग 5 एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो ये सब चीजें आपके जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट वो बन जाएगा। और फिर हमने कोशिश ये करनी होती है कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन शुड बी इक्वल टू जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जब आपका डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन आपस में बराबर होगा तो दैट इज व्हाट यू कॉल क्वालिफाइड एम्प्लॉय। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, दैट इज दैट वी हैव टू डू जॉब एनालिसिस इन विच वी हैव टू डेवलप द डिटेल्स अबाउट द जॉब एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू परफॉर्म इट। अब यहां से जो नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू होता है, दैट इज डेवलपिंग जॉब इवैल्यूएशन, जिसमें हम जॉब वर्थ कैलकुलेट करेंगे, और जॉब वर्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आएंगे, जैसा कि हम यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स, एक मेथड आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि हम यूज करके एक जॉब की वर्थ को कैलकुलेट करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे कि किस जॉब को किस जॉब से आपने हायरार्की में ऊपर प्लेस करना है और किसको नीचे प्लेस करना है, और उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या होंगी। दूसरी तरफ जिन जॉब्स को हम अंडर डिस्कशन लेकर आ रहे होंगे, उन सब के हवाले से हमने इंडस्ट्री का एक पे सर्वे करना है। उस पे सर्वे में हम 4-5 कंपनीज को पिक करेंगे एक इंडस्ट्री के अंदर, और जाकर ये देखेंगे कि एक जैसी जॉब्स के लिए अदर कंपनीज जो हैं उनके कंपनसेशन पैकेज प्लान्स वो क्या हैं। Now that can be a telecom sector, that can be a banking sector, that can be manufacturing concerns, that can be hotels and restaurants. So based upon कि आप प्रोजेक्ट किस कंपनी फैक्ट्री पर कर रहे हो, आपको एक पे सर्वे वो कंडक्ट करना होगा। लिहाजा चूंकि ये आपका ग्रुप वर्क बेसिक टास्क होगा, आप अपने आप को 3 to 4 स्टूडेंट्स ईच में ग्रुपिंग कर लीजिए, और मुझे आप पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप की डिटेल ऑन ईमेल, सो दैट हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट वो कर सकें। सो कमिंग बैक टू द स्लाइड, हमारे पास जॉब एनालिसिस होता है, फिर हम जॉब एनालिसिस से नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जहां पर जॉब इवैल्यूएट करेंगे और हम पे सर्वे कंडक्ट करेंगे। पे सर्वे की रोशनी में हमारे पास एक एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर वो अवेलेबल होगा, और उस एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर को इन रिलेशन विद द जॉब इवैल्यूएशन हम एक मेथड यूज करेंगे, जिससे कि हमारे पास एक पे स्ट्रक्चर, हमारी कंपनी के लिए जो पे स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा। उस पे स्ट्रक्चर में नो डाउट हमारे पास स्केल्स, हमारे पास ग्रेड्स, हमारे पास सैलरी लेवल्स, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये सब चीजें कैलकुलेट वो हो रही होंगी। अब आपका जो पे स्ट्रक्चर होगा, इट वुड बी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय पे पॉलिसीज, and as you all may know that the word policy would mean general guideline for making decisions. ओके, तो हमारे पास एक कंप्लीट पॉलिसी मैकेनिज्म होगा, जिससे कि हम अपने पे स्ट्रक्चर को फर्दर डेवलप, एनहांस और फाइन ट्यून वो करेंगे। जब आप एक ओवरऑल पे स्ट्रक्चर डेवलप कर लोगे, तो फिर इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास आएगा, जिसमें कि हम इंडिविजुअल पे असाइनमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। और उस इंडिविजुअल पे असाइनमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे भी आपको मैंने क्वेश्चन में भी पूछा है गूगल क्लासरूम के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कि इफेक्ट कर रहे होंगे। अब उस इंडिविजुअल पे के हवाले से जो चीज इंपैक्ट कर रही है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे साल के एंड पर भी, और हम थ्रू आउट द ईयर भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के पैरामीटर्स को यूज करेंगे, जिससे कि एक इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर वो हो रही होगी। अब उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग के साथ साथ आपने जाहिर है कि उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक वो बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, वो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, वो अबव एवरेज परफॉर्म कर रहा है, आप उसको कंपनसेट करोगे, बेनिफिट्स दोगे, इंसेंटिव्स दोगे, रिवॉर्ड्स दोगे, ठीक है। और एलोकेट करने के बाद जाहिर है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज रिवॉर्ड्स भी करना है। तो वहां पर अब हमारे पास अगला स्टेप आ जाता है, जिसमें कि इंप्लीमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, दीज आर द फैक्टर्स,
ठीक है, अगर कोई हाई परफॉर्मर है तो उसको शाबाश मिल जाती है, अगर कोई लो परफॉर्मर है तो उसको वार्निंग मिल जाती है, और फिर उसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए उसके टास्क क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स क्या है, आईडीपीज जिनको हम कहते हैं, ये सब कुछ हम उनको एलोकेट वो कर देंगे। ओके, इसी तरह आपका क्वार्टरली रिव्यू, आपका सेमी एनुअली, बाई एनुअली, एनुअली, बेस्ड अपॉन के आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, ये सारा मैकेनिज्म जो है वो चलता रहेगा। सो अगर हम इस पूरे मैकेनिज्म को कलेक्टिव सा एक एक्सप्रेशन दें तो दैट वुड बी कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अब आपका ये जो प्रोसेस है ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होता, दिस इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। अब इसमें कुछ जो हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी उनकी आप डेफिनेशंस यहां पर देख लो। For example, when you define job description, it says writing the responsibilities, requirements, functions, duties, location, environment, condition, and other aspects of jobs. जब हम बात करते हैं job analysis की, तो it is talking about the process of analyzing jobs from which job descriptions are developed. ठीक है, ऑब्वियसली जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन एनालिसिस का ही पार्ट है। जॉब एनालिसिस टेक्निक्स इंक्लूड द यूज ऑफ इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स एंड ऑब्जर्वेशंस। इसके अलावा एक फोर्थ टेक्निक भी आपको डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में मिलेगी, दैट इज पार्टिसिपेंट डायरी एंड लॉग्स। ये डाटा कलेक्शन टेक्निक्स हैं जिनसे डाटा कलेक्ट करके हम जॉब एनालिसिस वो करते हैं। देन देयर इज जॉब इवैल्यूएशन, और जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है सिस्टम ऑफ कंपेयरिंग जॉब्स फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग एप्रोप्रिएट कंपनसेशन लेवल्स फॉर इंडिविजुअल जॉब्स और जॉब एलिमेंट्स। ओके, इसकी पूरी डिटेल जो है वो आने वाले चैप्टरों में हम गो थ्रू करेंगे। इसके बाद जब हम पे स्ट्रक्चर की बात करें तो द पे स्ट्रक्चर वुड मीन यूजफुल फॉर स्टैंडर्डाइजिंग कंपनसेशन प्रैक्टिसेस। मोस्ट पे स्ट्रक्चर्स इंक्लूड सेवरल ग्रेड्स containing a minimum salary and a grade range. ठीक है, उसमें हम मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, एवरेज, इन तमाम रेंजेस की हम बात करते हैं, और ग्रेड रेंज की भी बात करते हैं कि एक ग्रेड, जैसे आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से सुना होगा 17th ग्रेड, 16th ग्रेड, 18th ग्रेड। ठीक है, तो एक ग्रेड में भी आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होती है, मैक्सिमम सैलरी कितनी होती है, ये सारी डिटेल और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो सब पे स्ट्रक्चर की डिटेल में हम लेकर आते हैं। इसी तरह सैलरी सर्विस की हम बात करेंगे जो कि आपका मेजर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी है। सो उसमें में इंक्लूड एवरेज सैलरीज, इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एक्सेट्रा। ठीक है, किसी इलाके में जो आपकी रिहाइश की कॉस्ट है वो कितनी है, जिसके अगेंस्ट हो सकता है कि आपको कोला वो प्रोवाइड करना पड़े। द कोला स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ठीक है, सो बिग सिटी अलाउंस, स्मॉल सिटी के मसाइल और हैं, बिग सिटी के मसाइल और हैं। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। जैसे भी आपको मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि फैक्टर्स क्या हैं जो इंपैक्ट कर रहे हैं सैलरी एंड कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स को, तो मेजर फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो कंपनीज में परचेज रिजल्ट्स ऑफ सर्वे और मे कंडक्ट देयर ओन, जो आपने अपने प्रोजेक्ट में कंडक्ट करना है। व्हेन परचेजिंग नोट्स, when purchasing, note that which industry or geographic location the survey results pertain to before comparing the results to your company. ठीक है, so for example अगर आप एक लोकल कंपनी के लिए सैलरी सर्वे कंडक्ट कर रहे हो और सैलरी सर्वे में जो फिगर्स कोट कर रहे हो वो एमएनसीज के कर रहे हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के कर रहे हो, तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। ओके, सो फॉर दैट मैटर अगर एक एवरेज साइज फर्म is to be analyzed, तो याद रखिएगा कि उसका अच्छा सर्वे तभी बन पाएगा कि जब आप 2-3 फर्म्स उससे बड़ी लो, 2-3 फर्म्स आप उससे छोटी लो, और 2-3 फर्म्स आप उसके लेवल की लो। तो इस तरह का जो सैलरी सर्वे है दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू गिव यू मोर कंक्रीट पिक्चर अबाउट द होल इंडस्ट्री। ओके, इसकी डिटेल इंशाल्लाह जब हमारा चैप्टर शुरू होगा सैलरी सर्वे का उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत क्लियरली याद रखिएगा कि आप ये सारी बहस कर ही नहीं सकते हो जब तक कि आपको कंपनसेशन पॉलिसीज, रिवॉर्ड पॉलिसीज, इंसेंटिव पॉलिसीज और उसकी रेगुलेशंस ये सब कुछ क्लियर ना हो। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड कॉशियस कि आपने जब सैलरी सर्विस कंडक्ट करने हैं, आपने जब जॉब इवैल्यूएशंस करनी है, तो यू शुड बी नोइंग कि एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स वो हैं क्या जिनके जरिए वो अपने एम्प्लॉइज को कंपनसेट वो करते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। इट कैन बी बेस पे, ठीक है, इट कैन बी कमीशंस,
इसके ऊपर हमारी काफी डिस्कशंस चलेंगी कि कमीशन किस तरीके से दिए जाते हैं और कमीशन की क्या टाइप्स होती हैं. इट कैन बी ओवर टाइम पे, इट कैन बी बोनसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, मेरिट पे, इट कैन बी स्टॉक ऑप्शंस, इट कैन बी ट्रैवल, मील, हाउसिंग अलाउंस, एंड इट कैन बी इवन benefits including dental insurance, medical insurance, vacation leaves, retirement, taxes. ये सब चीजें आपके different types of compensation में count वो होती हैं. Now there is a tiny case study. ये case study मैं आपको brief कर रहा हूं और इस case study के बारे में डिटेल जो होगी वो आपने डिस्कस करनी है in the learning diary. ठीक है? So the little case study is related to Roshan's Limited transport facility. It is said that the HR manager of Roshan's Limited have received an application for the introduction of company conveyance for employees staying in town. Although Roshan's Limited has provided living facilities to its employees, about 60% of its 1,000 employees still have to commute an average of 10 kilometers to come to work. The union and some of the employees living on campus have supported the demand. Though the management might favor such a move, some sections of the workforce are concerned that the introduction of the company conveyance facility may cut down their wages. The company, under disguise of compensation allowance, pays 350 rupees per month for traveling to employees staying more than 8 kilometers away from the company premises. Okay, so this is a very short but very comprehensive and very detailed discussion जिसमें कि आपको यह बताया जा रहा है कि how HR issues are evolved related to compensation and benefit package plans and programs. ठीक है, अब ये टिपिकल किस्म का सिनेरियो है जिस सिनेरियो को डील करने के लिए आपने इन दो सवालों का जवाब देना है. The first question is, what factors would you take into account in evaluation of this demand from the workers? ठीक है, और जब आप ये फैक्टर्स की बात करोगे तो ऑब्वियसली जो आपको मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन भी इन रिलेशन विद दीज फैक्टर्स होगा. ठीक है, and second question which you need to address in the learning diary is provide the rationale for implementing or not implementing this demand. यहां पर अब आपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, आपने रैशनैलिटी, आपने डिटेल, ये सब कुछ प्रोवाइड करना है कि अब आप क्यों समझते हो कि रोशान लिमिटेड को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 350 रुपीज एम्प्लॉइज को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, वहां पर कन्वेंस फैसिलिटी वो ऑफर करें या ना करें. तो हर एक यस एंड नो के हर एक प्रोस एंड कॉन्स को आपने कैलकुलेट करना है. आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स बनाने हैं कि अगर यूं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान हो सकता है, अगर यूं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हो सकता है. सो यू हैव टू पुट अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. राइट डियर, यहां पर हमारा जूम मीटिंग टाइम वो खत्म हो रहा है. नेक्स्ट मीटिंग में प्लीज ज्वाइन कीजिए.